तो हीट कंडक्शन, हमने हीट कंडक्शन के 3 मोड पढ़े थे, है ना। एक था कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो अभी कंडक्शन के बारे में डिटेल में डिस्कशन अपन देख रहे हैं, है ना। तीनों मोड में हमने इंट्रोडक्शन कल की क्लास में कर लिया था इसका, और अब हम देख रहे हैं डिटेल में स्टडी कि कंडक्शन क्या होता है, किस तरह से होता है, लॉ ऑफ कंडक्शन क्या है ना, इसके बारे में अब डिस्कशन है हमारा। ठीक है, तो हीट कंडक्शन में यहाँ पे हीट किस तरह से कंडक्ट होती है उसको समझ लेते हैं अपन। फर्स्ट पॉइंट, जैसे मान लो ये कोई रॉड है ना, और इस रॉड का ये हॉट एंड है, ये कोल्ड एंड है। ठीक है, सपोज यहाँ पर का टेम्परेचर मैंने 100 डिग्री सेल्सियस ले लिया और इधर का टेम्परेचर मैंने 20 डिग्री सेल्सियस ले लिया। इसको आपने गर्म एंड पे रख दिया और ये दूसरा एंड इसका कोल्ड एंड पे, मतलब यहाँ पे आप बर्नर पे रख सकते हो। तो दिस इज एनी रॉड, और मैंने यहाँ पे इसमें इंसुलेटिंग मटेरियल लगा दिया है जिससे साइड से जो हीट ट्रांसफर होती है वो नहीं हो रही, मान लो, है ना। मतलब रेडिएशन के थ्रू जो हीट ट्रांसफर होगी उसको हमने हटा दिए। ये क्या लगा दिया मैंने यहाँ पे, दिस इज एनी इंसुलेटर। इंसुलेटर यहाँ पे मैंने लगा दिया साइड पे। ठीक है, जो हीट फ्लो होगी वो सिर्फ अलोंग द लेंथ होगी। यहाँ पे हीट इज फ्लो ओनली अलोंग द लेंथ। अब हीट इस तरह से फ्लो होती है एक्चुअल में, जैसे ये आपने हॉट एंड लिया है, ये इसके एटम्स हैं सॉलिड के। तो हीट कैसे फ्लो होती है, देखो ये जो एटम्स हैं अपनी मीन पोजीशन के दोनों तरफ वाइब्रेट करते हैं और एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। ये अपनी जगह पर ही क्या होते हैं, ऑसिलेट होते हैं या वाइब्रेट होते हैं, और इस वाइब्रेशन के थ्रू जो एनर्जी है वो एक एंड से दूसरे एंड पर ट्रांसफर होती है। ठीक है, एक एंड से दूसरे एंड पे एनर्जी ट्रांसफर होती है। यहाँ पे एटम्स यहाँ पे वाइब्रेट करते हैं। तो ये सॉलिड के लिए मैंने लिखा है यहाँ पे, नाउ एटम्स डज नॉट लीव their position, atom does not leave their position, they transfer energy, they transfer energy by neighboring atom through vibration। तो हॉट एंड वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये ज्यादा स्पीड से वाइब्रेट करते हैं, अपने बगल वाले एटम से कोलाइड करते हैं और फिर अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट अपने बगल वाले एटम पे देते हैं, और फिर ये इसके बगल वाले एटम अगले बगल वाले एटम से कोलाइड करेंगे और अपनी एनर्जी को इस तरह से ये ट्रांसफर करते जाते हैं। एक तरीका ये है सोचने का कि हीट किस तरह से फ्लो होती है। तो कंडक्शन में एटम्स अपनी जगह को नहीं छोड़ते हैं। atom does not leave their position, they transfer energy by neighboring atom through the vibration। ठीक है, और कन्वेक्शन में क्या होता है, एटम अपनी जगह को छोड़ के जाते हैं। कन्वेक्शन मोड में एटम अपनी जगह को छोड़ के, यहाँ का एटम इधर मूव करके जाएगा, लेकिन कंडक्शन में एटम अपनी जगह को छोड़कर नहीं जाते और सिर्फ ये एनर्जी ट्रांसफर करते बाय वाइब्रेशन टू देयर नेबरिंग एटम्स। अगर मैं कंडक्शन की बात करूं तो सॉलिड में कंडक्शन ज्यादा होता है लिक्विड के कंपैरिजन में, एंड इट इज मच ग्रेटर देन इन गैसेस। तो जो कंडक्शन होता है ना वो तीनों में होगा, सॉलिड में भी होगा, लिक्विड में भी होगा एंड गैसेस में भी होगा। लेकिन सॉलिड में कंडक्शन ज्यादा फास्ट होता है लिक्विड के कंपैरिजन में, और लिक्विड में बहुत ज्यादा फास्ट होता है गैसेस में। मतलब सॉलिड में कंडक्शन के थ्रू जो हीट ट्रांसफर होती है वो सॉलिड में ज्यादा होती है, फिर लिक्विड में, और गैसेस में बहुत कम पार्ट होता है कंडक्शन का। ठीक है,
तो एटम्स जैसे आपने यहाँ पे हॉट एंड पे रखा ये वाले एंड को, तो ये एटम्स क्या करेंगे, यहाँ से वाइब्रेशंस चालू होगा, रूम टेम्परेचर पे भी वाइब्रेट करते हैं, ये वाइब्रेशंस हमेशा होते हैं एक्सेप्ट एट 0 केल्विन, और अपनी एनर्जी को अपने नेबरिंग एटम में क्या करते जाते हैं, ट्रांसफर करते जाते हैं। और इस तरह से जो हीट है वो एक एंड से दूसरे एंड की तरफ चलती है। बेसिकली यहाँ पे हम बोल रहे हैं ना कि ये हीट है, तो वाइब्रेशन हो रहा मतलब काइनेटिक एनर्जी आ रही है वहां पे, है ना। एंड काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का जो पार्ट है वही बेसिकली ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको अपन ने यहाँ पे हीट के फॉर्म पे अपन ये स्टडी कर रहे हैं। तो फिर से वही एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पे कि एनर्जी को एक एंड से दूसरे एंड पे कैसे जा रही है। तो कंडक्शन मोड में एटम्स अपनी जगह पर ही हैं और वाइब्रेशन के थ्रू अपने नेबरिंग एटम्स को ये एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, अब कुछ और डेफिनेशंस की जरूरत पड़ेगी हमको। सेकंड पॉइंट पे अपन आते हैं कुछ और डेफिनेशंस, दैट इज आइसोथर्मल सरफेस। आइसोथर्मल सरफेस, आइसोथर्मल सरफेस क्या होते हैं देखो। हाँ, जैसे ये मैंने यहाँ पे एक रॉड इमेजिन किया है सर, ठीक है, और ये एंड सपोज 100 डिग्री सेल्सियस पे, ऐसे इसमें बहुत सारे क्रॉस सेक्शंस हैं, है ना, ये बहुत सारे क्रॉस सेक्शंस हैं। जैसे ये वाला टेम्परेचर सपोज 80 डिग्री सेल्सियस पे है, ये 60 पे है, ये 40 डिग्री सेल्सियस पे है, और ये 20 डिग्री सेल्सियस पे है ना। तो ये ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस अपन ने लिए यहाँ पे। ठीक है, ये हॉट एंड हो गया, इधर का कोल्ड एंड, और जो हीट ट्रांसफर होगी फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड की तरफ हीट यहाँ पे चलेगी। तो ये जो क्रॉस सेक्शन है, ये पूरे क्रॉस सेक्शन में टेम्परेचर एक जैसा है। तो आइसोथर्मल सरफेस का मतलब ये हो गया कि टेम्परेचर इज सेम इन अ गिवन सरफेस, तो ऐसे सरफेस को हम आइसोथर्मल सरफेस बोलेंगे। टेम्परेचर इज सेम इन अ सरफेस, तो ये डिफरेंट सरफेस है। ये एक अलग आइसोथर्मल सरफेस हो गया, ये एक अलग आइसोथर्मल सरफेस हो गया, ये एक अलग आइसोथर्मल सरफेस हो गया, जिनके टेम्परेचर पूरा यहाँ पे पूरा 80 है, फिर जैसे यहाँ पे 60 लिखा मैंने, तो यहाँ पे एक इसके बाद एक और आइसोथर्मल सरफेस होगा। ऐसे ऐसे इसमें इनफाइनाइट आइसोथर्मल सरफेस बन रहे हैं किसी रॉड के अंदर। ठीक है, तो आइसोथर्मल सरफेस का मतलब ये हो गया जहां पे टेम्परेचर सेम हो। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर सेम होना चाहिए। आइसोथर्मल सरफेस मतलब किसी ऐसे सरफेस पे जिसपे पूरा टेम्परेचर सेम है, आइसोथर्मल सरफेस बोल दोगे। आप जिस रूम पे बैठे, मान लो पूरे रूम का टेम्परेचर एक जैसा है, तो वो आइसोथर्मल वॉल्यूम में आपका पूरा टेम्परेचर फिक्स है वहां पे। तो सरफेस मतलब प्लेन की हम बात कर रहे हैं, और वॉल्यूम मतलब पूरे रूम के अंदर की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि इस जगह पे टेम्परेचर सेम है मतलब आइसोथर्मल टेम्परेचर है। ठीक है ना। तो आइसोथर्मल सरफेस मतलब यहाँ पे ये क्रॉस सेक्शनल सरफेस है, रॉड के थ्रू जब हीट ट्रांसफर हो रही है, तो जहां पे टेम्परेचर आपके कैसे मिल रहे हैं, फिक्स मिल रहे हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि सभी के सेम हो, बट ये क्रॉस सेक्शन पे अलग टेम्परेचर, इस पे अलग, ये एक अलग आइसोथर्मल सरफेस हो गया, एक अलग हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक आते आते आपको ऐसे इनफाइनाइट आइसोथर्मल सरफेस मिलेंगे। ठीक है, फिर एक टर्म मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूं, दैट इज टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है, टेम्परेचर ग्रेडियंट टीजी। टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब है dt अपॉन dl। दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर with respect to distance। rate of change of temperature with respect to distance। ठीक है, टेम्परेचर ग्रेडियंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, इसको बोलेंगे अपन टेम्परेचर ग्रेडियंट। dt अपॉन dl या डेल्टा t अपॉन डेल्टा l, और डेल्टा t अपॉन डेल्टा l। ठीक है,
इसको अपन क्या बोलते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट अपन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या आएगी, इसकी यूनिट रहेगी डिग्री सेल्सियस पर मीटर और केल्विन पर मीटर, है ना, ये इसकी यूनिट है। टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। जैसे यहाँ पर टेम्परेचर 80 है, फिर यहाँ पे 60 हो गया, मान लो ये कुछ लेंथ है, यहाँ पे इतनी लेंथ को मैं कुछ कंसीडर कर लूं, सपोज ये 4 सेंटीमीटर है, तो इन दो सरफेस के बीच में टेम्परेचर ग्रेडियंट कितना हो गया, ये अगर अपन निकाल लें यहाँ पे, तो ये दो सरफेस के बीच में टेम्परेचर ग्रेडियंट, सपोज ये फर्स्ट सरफेस है, ये सेकंड सरफेस है, तो एग्जांपल में मैं यहाँ से कैलकुलेट करूं, टेम्परेचर ग्रेडियंट विल बी, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री सेल्सियस माइनस 80 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 4 सेंटीमीटर, so it is minus 20 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 4 अपॉन 100, ये आ जाएगा आपका मीटर में। एसआई सिस्टम में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो ये बन जाएगा माइनस 500 डिग्री सेल्सियस पर मीटर फ्रॉम हाई टू लो टेम्परेचर। तो ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है, आप हाई से लो की तरफ जा रहे हो, इसलिए टेम्परेचर क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। और अगर लो से हाई की तरफ आते तो टेम्परेचर इंक्रीज होता, तो फिर यहाँ पे आप पॉजिटिव साइन ले लेते। तो हाई से लो की तरफ जा रहे हो, जिस डायरेक्शन पे हीट फ्लो हो रही है यहाँ पे, तो हीट किस डायरेक्शन पे फ्लो हो रही है, यहाँ पे हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो होती है, इसलिए टेम्परेचर ग्रेडियंट का कैलकुलेशन भी अपन हाई से लो की तरफ कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये नेगेटिव साइन इज along the direction of heat flow टेम्परेचर क्या हो रहा है यहाँ पे, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए मैंने लिखा कि जिस डायरेक्शन पे हीट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, इसलिए जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है इस पे मैंने यहाँ पे कौन सा साइन लिया, माइनस का साइन लिया। लेकिन अगर आप कोल्ड एंड से हॉट एंड की तरफ चलोगे तो टेम्परेचर ग्रेडियंट इज पॉजिटिव, ठीक है। हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ चलोगे तो टेम्परेचर ग्रेडियंट कैसा यहाँ पे, नेगेटिव है, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट, यहाँ पे रेट ऑफ हीट फ्लो, रेट ऑफ हीट फ्लो इसको अपन बोलेंगे हीट करंट। रेट ऑफ हीट फ्लो या फिर हीट करंट, इट इज H इक्वल्स टू dq अपॉन dt, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। और एवरेज वैल्यू को आप लिख सकते हो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, इसकी यूनिट आएगी जूल पर सेकेंड, दैट इज कॉल्ड वाट। वाट के लिए सिंबल W आप यूज करते हो। तो हीट करंट का मतलब हो गया रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड हीट करंट, ठीक है। इसकी यूनिट क्या आएगी, जूल पर सेकेंड, या जिसको आप क्या बोलोगे, वाट बोलोगे। तो ये होती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, और ये कौन सी वैल्यू हो गई, इसकी एवरेज वैल्यू। तो ये कुछ टर्म्स अब यूज में आने वाले हैं हीट कंडक्शन को प्रॉपर तरीके से डिफाइन करने के लिए, ठीक है। टेम्परेचर ग्रेडियंट समझ गए क्या है, रेट ऑफ हीट फ्लो समझ गए, हीट कैसे फ्लो होती है, आइसोथर्मल सरफेस कैसे हैं, एक आइसोथर्मल सरफेस से दूसरे आइसोथर्मल सरफेस की तरफ जाने पे टेम्परेचर चेंज होता है, उसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, टेम्परेचर ग्रेडियंट बोल रहे हैं, ठीक है। समझ गए इतना कि डाउट है कुछ इस पे? सर आइसोथर्मल क्या बेटा, आइसोथर्मल एक बार बताइए सर। आइसोथर्मल का मतलब ऐसा सरफेस, आइसोथर्मल सरफेस लिखो मैंने, ऐसा सरफेस जहां पे टेम्परेचर पूरा सेम रहता है। जैसे इसमें मैंने 4-5 सरफेस आपको दिख रहा है, एक लेफ्ट वाली फेस पे 100 डिग्री है, तो वो भी एक आइसोथर्मल हो गया। ऐसे अलग अलग सरफेस जहां पे टेम्परेचर सेम है उनको आइसोथर्मल सरफेस बोलेंगे। जैसे फर्स्ट वाला जो जिसमें मैंने फर्स्ट मार्क किया है, उस आइसोथर्मल सरफेस का टेम्परेचर कितना वहां पे 80 डिग्री है, ठीक है। दूसरे वाले का कितना है, 60 डिग्री है। समझ गया? यस सर। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर सेम होना चाहिए, सरफेस मतलब ऐसा सरफेस जहां पे टेम्परेचर सेम है। तो यहाँ पे कितने आइसोथर्मल सरफेस बन रहे हैं इस रॉड के लिए? 5। हाँ? 5।
5 नहीं, इनफाइनाइट बनेंगे। 5 तो मैंने ड्रॉ बनाया है यहाँ पे। इनफाइनाइट क्रॉस सेक्शन रहेंगे ना यहाँ पे। हेलो, यस सर। ठीक है। मृदुल क्या बोल रहा है बेटा तुम? मृदुल सर ऑफ, मृदुल ने क्या बोला है? आईआर इसको सरफेस के रिस्पेक्ट में देखेंगे ना। आईआर मतलब, अच्छा सर लिखा है, ठीक है। सर इसको सरफेस के रिस्पेक्ट में देखेंगे ना। हाँ, आप जैसे लेफ्ट में 100 डिग्री सेल्सियस से राइट की तरफ जा रहे हो 20 डिग्री सेल्सियस तक, तो जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है कैसे डिग्री, जिस डायरेक्शन पे हीट फ्लो होती वैसे हम उस डायरेक्शन में टेम्परेचर ग्रेडियंट देते हैं। बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे। अगर आप कोल्ड एंड से हॉट एंड की तरफ चलोगे तो टेम्परेचर ग्रेडियंट वहां पे पॉजिटिव आएगा। ठीक है, समझ गए? सर हाँ, सर थर्ड का और एक बार एग्जांपल रिपीट कीजिए ना। इसको बेटा, थर्ड का जो एग्जांपल आपने बताया। थर्ड का एग्जांपल कुछ नहीं, यहाँ पे ये 2 सरफेस के लिए मैंने लिखा हूँ। यहाँ पे आप किसी और को लेके भी लिख सकते हो। ठीक है, सर वो पॉजिटिव और नेगेटिव का बताइए। पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब, अगर तुम हाई टेम्परेचर से लो की तरफ चल रहे हो तो टेम्परेचर ग्रेडियंट कैसा मिलेगा आपको? माइनस में। ठीक है, ओके सर। और अगर लो से हाई की तरफ चलोगे तो कैसा मिलेगा? पॉजिटिव। फिर पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमारे लिए काम में, वैसे थर्ड वाली और फोर्थ वाली अब हमारे लिए बहुत यूज में आने वाली है ना, टेम्परेचर ग्रेडियंट एंड रेट ऑफ हीट फ्लो। क्योंकि अब जो हीट कंडक्शन है या रेट ऑफ हीट कंडक्शन या थर्मल कंडक्शन अब इसी के बेसिस पे डिफाइन होने वाला है। ठीक है, सर वो ग्रेडियंट का यूनिट क्या है? केल्विन में क्या लिखा है वो के बाद? केल्विन पर मीटर या डिग्री सेल्सियस पर मीटर ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में कैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ठीक है, के आगे क्या लिखा है छोटा सा? केल्विन, केल्विन KEL। अच्छा, ये केल्विन नहीं समझ पा रहा थी। ठीक है, ये केल्विन के तो के लिखते हैं। रुक, केल्विन पर मीटर या के पर मीटर एक ही बात है ना। डिग्री तो समझ जाते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने लिखा था। ठीक है, समझ गए अभी? हेलो हर्ष, जी सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। सर हाँ, सर हीट करंट एक बार बता। हीट करंट का मतलब हो गया रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे हीट फ्लो हो रही है उसको अपन रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट बोल रहे हैं या हीट करंट बोल रहे हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा तूने? करंट इलेक्ट्रिसिटी याद है? करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा ना, याद है कि नहीं? करंट इलेक्ट्रिसिटी, यस सर। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, उसको क्या बोलेंगे अपन? इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक बोलेंगे। करंट। यहाँ पे हीट किस तरह से फ्लो हो रही तो ये बन गया आपका हीट करंट। अगर यहाँ पे पानी फ्लो हो रहा होता तो हम उसको बोल देते वाटर करंट। समझ गए? यस सर। तो कोई फिजिकल क्वांटिटी एक एंड से दूसरे एंड की तरफ टाइम के साथ में अगर फ्लो हो रही है, इसका मतलब वो करंट है। अब अगर हीट फ्लो हो रही तो वो हीट करंट, पानी फ्लो हो रहा तो वाटर करंट, चार्ज फ्लो हो रहा है मतलब इलेक्ट्रिक करंट। समझ गए? यस सर। हेलो, अरे समझ गए? समझ गए या नहीं? हेलो, यस सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए? Now this is page number 2.
ठीक है, देखो पेज नंबर 2 पे अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। ठीक है, आगे आ जाता है। लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, लॉ ऑफ हीट कंडक्शन कैसे डिफाइंड होता है ध्यान देना। इसके लिए मैंने ये एक रॉड लिया यहाँ पे, हाँ ये एक हमने रॉड ली है, इसकी लेंथ सपोज एल है, ये इसका क्रॉस सेक्शन हो गया है ना। इधर का टेम्परेचर हो गया इसमें T1 डिग्री सेल्सियस, इधर का टेम्परेचर हो गया T2 डिग्री सेल्सियस। ये इसका हॉट एंड है, ये इसका कोल्ड एंड है, और साइड में हमने इंसुलेटिंग मटेरियल लगा दिया है। ठीक है, इंसुलेटिंग मटेरियल लगाने से साइड से जो रेडिएशन के थ्रू हीट का लॉस होता है उसको हमने हटा दिया। तो ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल ले लिया अपने, एक रॉड है, ठीक है, मेटल की या फिर किसी भी सॉलिड के, ये हॉट एंड और ये कोल्ड एंड। ठीक है, अब साइड में आपने इंसुलेटिंग मटेरियल लगा दिया और यहां से हीट एंटर कर रही है H0। इसके कुछ यहाँ पे मैंने ये एक क्रॉस सेक्शन लिया और ये एक क्रॉस सेक्शन लिया है यहाँ पे। ये कितने डिस्टेंस पे है, इट इज एट DL डिस्टेंस। यहाँ का टेम्परेचर T, तो ये वाला टेम्परेचर T माइनस DT होगा कि नहीं। ये T टेम्परेचर, तो ये वाला T माइनस DT हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आप इधर जा रहे हो तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि आपने इसको हॉट एंड लिया और ये कोल्ड एंड है। तो जो हीट फ्लो हो रही है यहाँ पे, ये इस तरह से हीट यहाँ पे फ्लो हो रही है और ये दूसरे एंड पे पहुंच रही है। तो यहाँ से H0 आई और ये कितनी यहाँ पे H डैश अमाउंट की हीट है यहाँ पे, है ना। मान लो यहाँ पे आप जो हीट दे रहे हो इट इज 100 जूल पर सेकंड के रेट से आप दे रहे हो। यहाँ पे हो सकता है कि 100 जूल पर सेकंड मिले या कम भी हो सकती है। तो H डैश इज लेस देन और इक्वल्स टू H0, मतलब यहाँ पे जो हीट आपको मिलेगी H डैश या हीट करंट, इट इज लेस देन और इक्वल्स टू 100 जूल पर सेकंड आएगी। इक्वल टू भी आएगी, इक्वल टू जब आएगी मतलब वो एक स्पेशल केस होता है, अदरवाइज अगर कम आ रही तो भी चलेगा, बट उसको बोलते हैं वेरिएबल स्टेट, तो मैं डिफाइन करने वाला हूँ उसको। तो ये एक क्रॉस सेक्शन है, इसका टेम्परेचर T, ये एक क्रॉस सेक्शन DL डिस्टेंस पे आगे चल के यहाँ का टेम्परेचर कितना हो गया, T माइनस DT हो गया। ठीक है, H का मतलब यहाँ पे क्या है, हीट करंट। तो यहाँ पे ये वाले पोर्शन में जो हीट करंट है DL क्रॉस सेक्शन में, मतलब यहाँ पर DL लेंथ पे जो हीट करंट है इट इज सपोज H। तो मैं यहाँ पर के लिए डिफाइन कर देता हूँ। सो लॉ ऑफ हीट कंडक्शन मतलब ये ऐसा आएगा कि हीट करंट dQ अपॉन dt is proportional to area of cross section and temperature gradient और जब, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, हीट करंट इज इक्वल्स टू dQ अपॉन dt is proportional to area of cross section into माइनस dt अपॉन dl। बता सकते हो माइनस साइन क्यों लिखे अपन ने यहाँ पे, ये माइनस साइन क्यों लिखे बता सकते हो, क्योंकि हॉट से कोल्ड में जा रहा है, क्या, हॉट से कोल्ड में जा रहा है। हाँ हॉट से कोल्ड पे जा रहा है, मतलब जिस डायरेक्शन में हीट फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट को मैंने नेगेटिव में लिखा है। ठीक है, सो हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ जाने के लिए हमने यहाँ पे माइनस का साइन दिया, सो नेगेटिव साइन सिंस along the direction of
along the direction of h टेम्परेचर इज डिक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है हीट करंट के डायरेक्शन पे जाने पे। तो h क्या है यहाँ पे, व्हाट इज h, h या फिर आपने dq अपॉन dt लिखा, ये क्या है यहाँ पे, इट इज हीट करंट। हीट करंट मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, जैसे जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड मतलब यूनिट टाइम पे कितनी यहां से जा रही है ना। सो दिस इज द हीट करंट। तो ये लॉ है बेटा यहाँ पे, हीट करंट या dq अपॉन dt इज प्रोपोर्शनल टू, कौन कौन से फैक्टर पे ये हीट करंट डिपेंड कर रहा है यहाँ पे, हीट करंट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, इसमें प्रोपोर्शनलिटी का साइन मैं हटा देता हूं, तो H इक्वल्स टू dq अपॉन dt इज इक्वल्स टू KA एंड यहाँ पे इट इज माइनस dt डिवाइडेड बाय dl। तो ये फार्मूला बन गया हीट करंट का, ये फार्मूला आ गया यहाँ पे हीट करंट का। ठीक है, दिस इज द फार्मूला फॉर हीट करंट, dq अपॉन dt इज इक्वल्स टू KA माइनस dt अपॉन dl। ठीक है, what is capital A here, capital A is area of cross section, ये कैपिटल A है यहाँ पे, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये, है ना, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है यहाँ पे। ठीक है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल है, एंड dt अपॉन dl ये क्या बन गया आपका, टेम्परेचर ग्रेडियंट। अब एक मैंने यहाँ पे k लिखा हुआ है, व्हाट इज दैट k, K is called coefficient of thermal conductivity, coefficient of thermal conductivity, coefficient of thermal conductivity, it depends on nature of material, ये मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करेगा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, मटेरियल कैसा, जैसे सॉलिड की थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, जैसे थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड is greater than thermal conductivity of liquid is greater than thermal conductivity of gases। ठीक है, बट इसमें ऐसा नहीं कि हार्ड एंड फास्ट बिल्कुल फिक्स ही है कि हमेशा सॉलिड की थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा ही होगी, कुछ एक्सेप्शन भी मिलेंगे। जैसे मर्क्यूरी की थर्मल कंडक्टिविटी काफी ज्यादा होती बहुत सारे सॉलिड के कंपैरिजन पे। तो एक ये जनरल ट्रेंड है, बट ऐसा नहीं कि हमेशा ही वैलिड है। जैसे मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म है मेटल का, है ना, लेकिन उसकी थर्मल कंडक्टिविटी बेटा बहुत सारे मेटल से बहुत ज्यादा होती है, अच्छी होती है, समझ गए कि नहीं। तो इसमें एक्सेप्शंस भी हैं, मतलब ये एक जनरल ट्रेंड है कि सॉलिड की थर्मल कंडक्टिविटी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ गैसेस। अब जैसे मैं थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर की बात करूं, तो कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी एल्युमिनियम से ज्यादा होती है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एल्युमिनियम। समझ गए, तो K क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कांस्टेंट है, ये अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग आएगा, मटेरियल्स के लिए अलग अलग होगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में गिवन होता है कि इसकी वैल्यू कितनी है किस मटेरियल के लिए। अब हम इसकी यूनिट देख लेते हैं, तो इसकी यूनिट क्या आएगी, देखो हीट करंट की यूनिट क्या होती है, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड मतलब वाट के बराबर होती है। तो थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट क्या आएगी, SI यूनिट, है ना, SI यूनिट ऑफ K, थर्मल कंडक्टिविटी की SI यूनिट। K निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, H डिवाइडेड बाय A, H डिवाइडेड बाय A इनटू ऊपर न्यूमरेटर में कितना जाएगा आपके पास में, माइनस dt अपॉन dl, है ना। तो थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट देखो, H की यूनिट क्या है, जूल पर सेकंड, इनटू टेम्परेचर ग्रेडियंट की यूनिट बताया था मैंने, टेम्परेचर ग्रेडियंट आएगा डिग्री सेल्सियस पर मीटर में। तो डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, ये उल्टा लिख दिया मैंने, 1 मिनट। हाँ, K के लिए अगर अपन देखें, K की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे,
it is H divided by A into dt अपॉन dl विथ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन का कोई मतलब है नहीं, तो ये हो जाएगा आपका जूल पर सेकंड होल डिवाइडेड बाय कितना बचेगा ये मीटर स्क्वायर, और ये टेम्परेचर ग्रेडियंट रहेगा डिग्री सेल्सियस पर मीटर में। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, ये 1 मीटर से ये 1 मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, सो इट कैन बी वाट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस या फिर पर केल्विन आप बोल सकते हो। तो इट इज वाट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट है। okay? और इसका डायमेंशनल फार्मूला अगर आप देखोगे तो जूल पर सेकेंड m1 L2 T-2 डिवाइडेड बाय जूल पर सेकेंड, ये जूल के लिए हो गया, और सेकेंड के लिए T1, मीटर के लिए 1 मीटर बच रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा L, और डिग्री सेल्सियस के लिए K लिख दोगे, सो इट इज m1 L1 T-3 K-1। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया थर्मल कंडक्टिविटी का। तो यूनिट क्या है थर्मल कंडक्टिविटी की, वाट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस, और ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया। तो बेसिकली हीट करंट क्या है, ये पावर है ना। हीट करंट मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, dq अपॉन dt, एनर्जी अपॉन टाइम, तो ये पावर है बेसिकली। बट मैं इसको यहाँ पे हीट करंट बोल रहा हूँ क्योंकि पावर की डेफिनेशन में भी यही आता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, यहाँ पर भी वही है, लेकिन यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है, इसलिए हम इसको पावर ना बोल के क्या बोल रहे हैं यहाँ पे हीट करंट हम बोल रहे हैं ना, क्योंकि जो हीट है वो एक एंड से दूसरे एंड पे या एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे ट्रांसफर हो रही है, इसलिए मैं इसको पावर ना बोल के, या फिर जो बुक है या फिर जो डेफिनेशन इसकी उसमें पावर इसको ना बोल के क्या बोला गया, इसको हीट करंट बोला गया, क्योंकि हीट यहाँ पे एक एंड से दूसरे एंड पे ट्रांसफर होती है। ठीक है, समझ गए? हेलो, कोई डाउट है तो बोलो, अब यहाँ पे कोई डाउट है तो बोलो। हेलो, कोई डाउट है तो बोलो भाई, है कोई डाउट है? कोई डाउट है क्या? हेलो, नो सर। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। हाँ, तो ये लॉ ऑफ हीट कंडक्शन में इतना पार्ट है ना। ये डेफिनेशन हो गई इसकी एक प्रकार से, लॉ ऑफ हीट कंडक्शन हो गया, फार्मूला बन गया आपका कैलकुलेशन के लिए, हमेशा वैलिड है H इक्वल्स टू dq अपॉन dt इक्वल्स टू ka माइनस dt अपॉन dl। मैंने ये फार्मूला अभी सिर्फ इतनी जगह के लिए लिखा है, क्या हम यहाँ से यहाँ पर के लिए लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक फिक्स्ड स्टेट की बात करनी पड़ती, दैट इज स्टेडी स्टेट है। अब मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, फिर आगे बढ़ते हैं ऊपर। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए स्क्रीनशॉट ले लिए? सर हाँ सर आपने जो बोले पूरे रॉड के लिए, तो वो एवरेज हो जाएगा ना? हाँ, वो एवरेज हो जाता है, लेकिन जनरली हीट करंट के कैलकुलेशन में एवरेज वैल्यू नहीं निकालते। एक होती स्टेडी स्टेट और एक होती वेरिएबल स्टेट, ये तो हमेशा वैलिड ही है। अब मैं स्टेडी स्टेट क्या होती है और वेरिएबल स्टेट क्या होती है वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए क्या?
नाउ दिस इज पेज नंबर 3। अब हम देख रहे हैं स्टेडी स्टेट क्या होती है और वेरिएबल स्टेट क्या होती है। यहाँ पे स्टेडी स्टेट एंड वेरिएबल स्टेट। नाउ दिस इज पेज नंबर 3। स्टेडी स्टेट और वेरिएबल स्टेट को समझने के लिए यहाँ पे मान लो मैंने ये रॉड लिया है, ठीक है, और ये वाले एंड को अपन ने 100 डिग्री सेल्सियस पे रख दिए मान लो यहाँ पे, और ये इंसुलेटर यहाँ पे अपन ने लगा दिया है ऐसे। ठीक है, और ये मैं 2-3 क्रॉस सेक्शन यहाँ पे ले लेता हूं, ये ऐसा, ठीक है ना, और भी ले सकते हो। ये ऐसे क्रॉस सेक्शन मैंने ले लिया। सपोज इसकी लेंथ टोटल 1 मीटर है और ये है यहाँ पे 0 डिग्री 0, ये हो जाएगा यहाँ पे सपोज 20 सेंटीमीटर, ये हो गया यहाँ पे 50 सेंटीमीटर, ये हो गया 80 सेंटीमीटर, और ये हो गया यहाँ पे 100 सेंटीमीटर। और यहाँ पे हर एक जगह पे अपन ने थर्मोमीटर लगा के रखा है। ये एक थर्मोमीटर है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये T1, ये T2, ये T3, ये T4। अभी T इक्वल्स टू 0 पे मैं टेम्परेचर लिख रहा हूँ यहाँ पे। ये डिफरेंट क्रॉस सेक्शन के टेम्परेचर है। यहाँ पे टाइम, ये टेम्परेचर, टाइम T इक्वल्स टू 0 पे, टाइम T इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे 100 डिग्री है। मान लो ये वाला जो टेम्परेचर है T1, ये अभी कितना है, सपोज इट इज 60 डिग्री, और ये वाला सपोज यहाँ पे है 35 डिग्री, और ये वाला जो टेम्परेचर है ये सपोज है अभी 30 डिग्री, और ये वाला टेम्परेचर सपोज कितना है 20 डिग्री सेल्सियस है। फिर T इक्वल्स टू 1 मिनट बाद आपने देखा तो ये 100 डिग्री पे है, ये बढ़ के हो गया 80 डिग्री, ये बढ़ के हो गया यहाँ पे 40 डिग्री, ये बढ़ के हो गया ये 35 डिग्री, और ये बढ़ के हो गया यहाँ पे 30 डिग्री। फिर T इक्वल्स टू 2 मिनट बाद आपने देखा, ये 1 मिनट बाद देखा तो ये तो फिक्स ही है, यहाँ पे आपने बर्नर पे रखा हुआ है या फिर बॉइलिंग वाटर पे रख दिया आपने एक एंड को। फिर डिफरेंट क्रॉस सेक्शन के जब आप टेम्परेचर देख रहे हो तो ये आपको अलग अलग पहले चेंज होते हुए दिख रहे हैं। ये स्टिल 100 पे रहेगा, यहाँ पे दिस इज बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग वाटर पे आपने एक एंड को रख दिया, ये एक रॉड है ना। तो अब ये बढ़ के ये भी फिक्स हो गया, ये बढ़ के हो गया 60 डिग्री, ये बढ़ के हो गया 40 डिग्री, ये बढ़ के हो गया यहाँ पे 30 डिग्री। फिर आपने T इक्वल्स टू 5 मिनट बाद देखा तो ये 100 डिग्री पे ही दिख रहा है, ये 80 पे दिख रहा है, और ये 60 डिग्री पे दिख रहा है, ये 40 डिग्री पे दिख रहा है, ये 30 डिग्री पे दिख रहा है। मतलब अब ये टेम्परेचर नहीं बदल रहे। अब T इक्वल्स टू इवन आपने 10 मिनट बाद भी देखा तो भी अब ये टेम्परेचर फिक्स हो गए। डिफरेंट क्रॉस सेक्शन के टेम्परेचर अब फिक्स हो गए, ये चेंज नहीं हो रहे थे। 1 मिनट यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, इट इज 35, it is 35 and it is 35 degree Celsius। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो कि जो डिफरेंट क्रॉस सेक्शन के टेम्परेचर हैं वो शुरू में बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बाद में 5 मिनट के बाद जब आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो यहाँ से इधर पे, तो ये वैल्यूज जो हैं ये कांस्टेंट हो गई यहाँ पे पूरी, है ना, अपनी अपनी जगह की। और यहाँ पे ये वैल्यू कैसी हो रही हैं, वेरिएबल है, और ये वैल्यू कैसी हो गई, स्टेडी हो गई, फिक्स हो गई। ठीक है, तो अब मैं डिफाइन कर दूं कि भाई स्टेडी स्टेट क्या है और वेरिएबल स्टेट क्या है। तो स्टेडी स्टेट एंड वेरिएबल स्टेट का मतलब ये हो गया कि जो हीट फ्लो है एक एंड से दूसरे एंड में जाने के लिए, यहां से जैसे हीट करंट है H,
इट इज 100 जूल पर सेकेंड। यहाँ पर का टेम्परेचर T1, ये टेम्परेचर T2, ये है आपका हॉट एंड, ये है आपका कोल्ड एंड। तो यहाँ से जो हीट मिल रही इट इज H डैश विच इज लेस देन इक्वल्स टू H नॉट या लेस देन इक्वल्स टू 100 जूल पर सेकेंड। 100 जूल पर सेकेंड मैंने सिर्फ इमेजिन किया है यहाँ पे, ठीक है। तो दो स्टेट होती है यहाँ पे, एक स्टेट हो गई यहाँ पे वेरिएबल स्टेट, एक स्टेट हो गई वेरिएबल स्टेट। तो वेरिएबल स्टेट में H डैश इज लेस देन H नॉट। यहां से जितनी हीट आप दे रहे हो उतनी अगर दूसरे एंड पे नहीं पहुंच रही है तो ये कौन सी स्टेट है यहाँ पे, इट इज वेरिएबल स्टेट। जैसा कि यहाँ पे हो रहा है, आपके पास एक रॉड है, इंसुलेटेड रॉड, आपने उसको बॉइलिंग वाटर पे रख दिया एक एंड को, तो बॉइलिंग वाटर पे जैसे रखोगे उसका टेम्परेचर इस एंड का तो 100 हो गया, लेकिन तुरंत पे इधर के टेम्परेचर फिक्स नहीं होंगे, ये बदलते जाएंगे, है ना। तो ये जो स्टेट होती है वेरिएबल स्टेट होता है, मतलब आपने जैसे यहाँ पे 100 जूल हीट दिए तो कुछ पार्ट यहाँ के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए यूज होगा, बाकी हीट को आगे पास करेगा, फिर यहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा, बाकी जो रिमेनिंग हीट है आगे पास होगी, फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, उस क्रॉस सेक्शन का आगे हीट ट्रांसफर होगी। तो जो हीट है वो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए यूज हो रही है, और एंड पॉइंट पे आपको पूरी हीट नहीं मिल रही जितनी यहाँ से एंटर हो रही है, ठीक है। सो दिस इज द वेरिएबल स्टेट, और वेरिएबल स्टेट में टेम्परेचर ग्रेडियंट माइनस dt अपॉन dl इज नॉट कांस्टेंट। ये जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है ये कांस्टेंट नहीं है। और दूसरा जो केस है दैट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में H डैश इज इक्वल्स टू H नॉट एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट माइनस dt अपॉन dl, अब ये कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो जब स्टेडी स्टेट आएगी कि भाई जितनी हीट यहां से दे रहे हो पूरी की पूरी दूसरे एंड से निकलने लगे, तो डिफरेंट क्रॉस सेक्शन के जो टेम्परेचर हैं अब वो फिक्स हो गए। जैसे यहाँ का 80 पे फिक्स हो गया, यहाँ का 60 पे फिक्स हो गया, यहाँ का 40 पे फिक्स हो गया। अब डिफरेंट एंड के जो क्रॉस सेक्शन है अगर ये टाइम के साथ में नहीं बदल रहे, फिक्स हो गए, एक जैसे नहीं है, अगर मान लो सभी का टेम्परेचर एक जैसा हो जाएगा तो हीट फ्लो होगी नहीं। हीट को फ्लो होने के लिए टेम्परेचर में डिफरेंस रहना चाहिए, लेकिन जितना टेम्परेचर एक बार इनका फिक्स हो गया तो जितनी हीट यहाँ से आएगी, अब टेम्परेचर यहाँ का बढ़ नहीं रहा तो जितनी हीट यहाँ आई है डायरेक्ट क्या कर देगा, आगे पास कर देगा। तो ये जो स्टेट होती है इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट। और स्टेडी स्टेट में टेम्परेचर ग्रेडियंट बिकम्स कांस्टेंट, ठीक है। तो जितनी हीट यहां से एंटर करेगी पूरी की पूरी यहां से बाहर निकलने लगेगी। सो दिस इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट। और स्टेडी स्टेट में टेम्परेचर ग्रेडियंट बिकम्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू को आप लिख सकते हो डायरेक्ट T1 माइनस T2 अपॉन L। मत बोला माइनस साइन कहां चला गया, माइनस साइन इसलिए हटा दिया मैंने क्योंकि यहाँ पे हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर डिवाइडेड बाय L लिख दिया। हाई टेम्परेचर मतलब हॉट एंड का टेम्परेचर माइनस कोल्ड एंड का टेम्परेचर, दूसरे एंड का जो टेम्परेचर है, ठीक है। यहाँ पर का टेम्परेचर सपोज T2 है, यहाँ पर का टेम्परेचर सपोज T1 है, ये T1 माइनस T2, और ये जो डिस्टेंस है ये L है। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट अब कांस्टेंट हो जाएगा और इसको आप T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय L लिख सकते हो। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हाई से लो की तरफ लिख रहे हैं तो माइनस साइन इट इज T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय L लिखोगे, और ये माइनस साइन अगर आप हटाओगे तो T1 माइनस T2 अपॉन L आप ऐसा लिख सकते हो। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट बिकम्स कांस्टेंट। स्टेडी स्टेट में टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। सॉरी, टेम्परेचर ग्रेडियंट कांस्टेंट हो जाता है। वेरिएबल स्टेट में टेम्परेचर ग्रेडियंट कांस्टेंट नहीं होता, जितनी हीट यहां से दे रहे हो पूरी यहां से बाहर नहीं निकलती, कुछ पार्ट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए यूज में आती जाती है और बाकी जो हीट है वो आगे जाती है। अब डिफरेंट क्रॉस सेक्शन के टेम्परेचर अगर नहीं बढ़ रहे हैं तो जितनी हीट यहां से आएगी वो पूरी की पूरी क्या होते जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी। तो इस स्टेट को आप बोलोगे स्टेडी स्टेट, ठीक है। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए या नहीं? यस सर। सर एक बार वेरिएबल बताओ ना।
वेरिएबल स्टेट में बेटा आप एक एंड हॉट एंड से जो हीट एंटर कर रही है, ठीक है, दूसरे एंड पे अगर पूरी की पूरी नहीं पहुंच रही है तो उस स्टेट को हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल स्टेट। समझ गया? हेलो सर जैसे आपने एग्जांपल दिए सर, वहां पे 2 मिनट तक वेरिएबल था ना, तो हाँ, उसके 2 बाद मिनट तक स्टडी हुआ। वेरिएबल था, उसके बाद फिर कौन सी स्टेट अचीव हो गई, स्टेडी स्टेट अचीव हो गई, है ना। 2 मिनट तक टेम्परेचर डिफरेंट क्रॉस सेक्शन के चेंज हो रहे हैं। आप इसको ऐसा इमेजिन कर ले, तुम्हारे पास एक रॉड है मान ले, और थर्मोमीटर्स हैं आपके पास में। अब एक एंड को तुमने बर्नर पे रख दिया, फिर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट के टेम्परेचर नोट करो। समझ गए? डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट के रॉड में डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन की जगह के टेम्परेचर नोट करो। तो अगर वो डिफरेंट डिफरेंट जगह के जो टेम्परेचर्स हैं वो बदल रहे हैं, मतलब अभी वेरिएबल स्टेट है। और फिर अगर डिफरेंट डिफरेंट जगह के जो टेम्परेचर हैं अपनी किसी एक वैल्यू पे फिक्स हो गए, मतलब अब वो कौन सी स्टेट अचीव हो गई, वहां पे स्टेडी स्टेट अचीव हो गई है। और जो एक एंड से जो हीट एंटर कर रही है हॉट एंड से, वो पूरी की पूरी कहाँ पे मिलने लगेगी, आपको कोल्ड एंड पे मिलने लगेगी। समझ गए? जी सर। हेलो, ओके, क्लियर हो गया ये कि नहीं, वेरिएबल स्टेट एंड स्टेडी स्टेट? स्टेडी पूरे स्टेट रॉड का टेम्परेचर 100 डिग्री नहीं हो सकता? क्या बेटा? पूरे रॉड का टेम्परेचर 100 डिग्री नहीं हो सकता एक समय के बाद? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा कि पूरी रॉड का टेम्परेचर 100 हो जाएगा। अगर पूरी रॉड का टेम्परेचर एक जैसा 100 हो गया तो हीट ट्रांसफर कैसे होगी? हीट को सर ट्रांसफर अगर होने एक के तरफ लिए कोल्ड है एक टेम्परेचर तरफ हॉट है और हॉट की तरफ से देते जा रहे हैं और बहुत समय बाद, कितना भी टाइम हो जाएगा, टेम्परेचर कभी भी कितना नहीं आएगा, इक्वल नहीं होगा वहां पे, है ना। 100 नहीं होगा कि 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा पूरी रॉड का टेम्परेचर, कभी भी नहीं होगा ये। आप पूरी रॉड को अगर ऐसे फर्नेस में डाल दोगे जहां पर का टेम्परेचर एक जैसा, तो फिर पूरा का होगा, लेकिन उसमें हीट ट्रांसफर थोड़ी हो रही, वो तो पूरा की पूरा रॉड गर्म हो रही है वहां पे। एक एंड से आप हीट दे रहे हो, दूसरे एंड से ले रहे हो, तो टेम्परेचर में डिफरेंस होना ही चाहिए, तभी हीट ट्रांसफर होगी। ठीक है? हेलो, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? अभी अगर मैं ग्राफ बनाऊं यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट का डिस्टेंस के साथ में, टेम्परेचर वर्सेस डिस्टेंस का, तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा यहाँ पर। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें यहाँ पे, इधर पे लेंथ अपन ले ले रहे हैं L, इधर पे मैंने ले लिया टेम्परेचर, ये T1 जैसे ये 100 डिग्री सेल्सियस है ना, और ये x इक्वल्स टू L है, मतलब यहाँ पे जैसे 100 सेंटीमीटर है ये, 25, 50, 75 और ये 100 सेंटीमीटर हो गया। तो अभी यहाँ पर का टेम्परेचर मान लो 100 डिग्री सेल्सियस है ना। फिर ये जो 50 वाली लाइन का जो टेम्परेचर होगा, ये ऐसा कुछ बदल रहा है, फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये जो डिफरेंट क्रॉस सेक्शन के टेम्परेचर्स हैं, ये इस तरह से बदल रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद आप देख रहे हैं कि ये कितने पे फिक्स हो गया, 35 डिग्री सेल्सियस पे फिक्स हो गया। तो पहले ये जो टेम्परेचर्स हैं ये बदल रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट क्रॉस सेक्शन के टेम्परेचर टाइम के साथ बदल रहे हैं, ये ऐसे बदलते हैं। तो ये जो पोर्शन है, ये कौन से पोर्शन है, इट इज फॉर वेरिएबल स्टेट। और ये वाली जो लाइन है स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ये कौन सी स्टेट आएगी, जब स्टेडी स्टेट आएगी। तो स्टेडी स्टेट में टेम्परेचर ग्रेडियंट बिकम्स कांस्टेंट। वेरिएबल स्टेट में टेम्परेचर बदलेंगे, फिर धीरे धीरे ये इस तरह से हो जाएगा। तो स्टेडी स्टेट के लिए ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, और जिसकी स्लोप नेगेटिव है -dt/dl, और इसमें तुम tan थीटा लेके अगर करोगे तो ये वाले एंड का टेम्परेचर जैसे ये फिक्स हो गया T2, अभी ये T2 डैश है, T2 डैश, T2 डैश, और फिर ये कांस्टेंट बन गया।
तो ये आंसर आपका T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय L के बराबर हो जाएगा। तो ये स्टेडी स्टेट के लिए ही लिखा जाता है। ये जो टर्म है T1 माइनस T2 बाई L, ये सिर्फ स्टेडी स्टेट के लिए लिखेंगे, वेरिएबल स्टेट के लिए नहीं लिखेंगे अपन, ठीक है। लेकिन ये जो फार्मूला लिखा हूं मैंने, ये हमेशा वैलिड है। तो फिर स्टेडी स्टेट में ये फार्मूला किस में रिप्लेस हो जाएगा? माइनस dt अपॉन dl की जगह आप T1 माइनस T2 बाई L लिख सकते हो। तो टेम्परेचर वर्सेस डिस्टेंस का जो ग्राफ होता है अलोंग द लेंथ, वो इस तरह से बनता है, ठीक है। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? ग्राफ समझ गए? सर एक बार वो ऊपर लाइन बताइए। कौन सा वाला बेटा? तो स्ट्रेट लाइन वाली। अरे वो धीरे धीरे देख, धीरे धीरे डिफरेंट क्रॉस सेक्शन के जब टेम्परेचर एक जैसे होते जाएंगे ना, तो वो फिर कांस्टेंट हो जाएगा। टेम्परेचर ग्रेडियंट कांस्टेंट मतलब स्लोप कांस्टेंट हो गई। समझ गए? वेरिएबल स्टेट में माइनस dt अपॉन dl कांस्टेंट नहीं है ना, मतलब स्लोप कांस्टेंट नहीं है, बदल रही है स्लोप। और जब स्टेडी स्टेट आती है तो टेम्परेचर ग्रेडियंट बिकम्स कांस्टेंट, तो स्लोप कांस्टेंट हो गई। स्लोप कांस्टेंट हो गई मतलब कैसा आ जाएगा वो ग्राफ तुम्हारा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो जाएगा। समझ गए अभी? हाँ सर। ओके, क्लियर हो गया इतना? स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए क्या? डन। ये पेज नंबर 4 था शायद, है ना? हेलो, अरे ये 4 था। हाँ हाँ, मतलब 5 वाला पढ़ने वाले हैं। दिस इज पेज नंबर 5 4। पेज नंबर 5 पे अभी, अब यहाँ पे ध्यान देना, जो फार्मूले आ रहे हैं आपके, ये मान लो रॉड है ना? ये T1 डिग्री सेल्सियस, ये T2 डिग्री सेल्सियस, ये हॉट एंड है और ये कोल्ड एंड है। एंड जो हीट फ्लो है वो इस तरह से आ रहा है यहाँ पे, ये dl लेंथ है और जो ओवरऑल लेंथ है वो रॉड की, वो L है। ए हो गया इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ का टेम्परेचर T, ये T माइनस dt। तो H इक्वल्स टू dq अपॉन dt, ये H हो गया यहाँ पे, इज इक्वल्स टू KA माइनस dt अपॉन dl। ये तो हमेशा वैलिड है, ये वाला फार्मूला आपका, ये फार्मूला हमेशा वैलिड है ना? एक इनफाइनाइट स्मॉल डिस्टेंस पे, इनफाइनाइट स्मॉल लेंथ के लिए आप हमेशा ये लिखोगे। एंड इन स्टेडी स्टेट, यहाँ पे सीधे सीधे लिखते हैं, इन स्टेडी स्टेट, इन स्टेडी स्टेट पे H इक्वल्स टू dq अपॉन dt या डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T KA T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय L लिख सकते हो। तो स्टेडी स्टेट में जो फार्मूला है हीट करंट का, रेट ऑफ हीट फ्लो का, वो डायरेक्ट आप अब इस तरह से लिखोगे, ठीक है। स्टेडी स्टेट में जो फार्मूला है हीट करंट का, डायरेक्ट आप इस तरह से लिख सकते हो। समझ गए? हीट करंट का फार्मूला डायरेक्ट ऐसा लिखोगे स्टेडी स्टेट पे। तो स्टेडी स्टेट के फार्मूले को चाहो तो आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो यहाँ पे, KA अपॉन L T1 माइनस T2।
अब मैं यहाँ पे इसको ना करंट इलेक्ट्रिसिटी से कंपेयर कर देता हूँ। यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट और हीट करंट, इलेक्ट्रिक करंट एंड हीट करंट। इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है बेटा, मान लो ये कोई वायर है, रेजिस्टेंस है ना, यहाँ पर V1 वोल्ट है और ये V2 वोल्ट है, ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल, इसमें फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट। तो स्टेडी स्टेट के लिए लिखेंगे अपन, मान लो ये यहाँ पे कितने वोल्ट है, इट इज 100 वोल्ट और ये सपोज 20 वोल्ट है, और इस वायर का रेजिस्टेंस सपोज 5 ओम है। तो हीट इलेक्ट्रिक करंट विल बी dq अपॉन dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाय r, या v अपॉन r लिखते हो आप, समझ गए ना। पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया यहाँ पे, इट इज 100 वोल्ट माइनस 20 वोल्ट डिवाइडेड बाय 5 ओम, दिस कम्स आउट टू बी 80 अपॉन 5 एम्पियर। सो 16 एम्पियर का यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। तो आप इस वायर को बेसिकली रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हो ना, यहाँ पे ये V1, ये V2 वोल्ट, ये हो गया रेजिस्टेंस और ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट को कंपेयर पढ़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही अब हीट करंट को पढ़ लोगे स्टेडी स्टेट के लिए। तो स्टेडी स्टेट में भी ये बिल्कुल वैसे ही आएगा। ये मान लो आपने एक रॉड लिया है ना, इस पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इस रो इंटू एल बाई ए होता है। ये इसकी लेंथ अगर एल है, यहाँ पे ए इज दियर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या फिर 1 अपॉन सिग्मा इंटू एल बाई ए। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का फार्मूला याद है ना, रो आर इक्वल्स टू रो इंटू एल बाई ए, आप पढ़ते हो। तो बिल्कुल वैसे यहाँ पे हीट करंट के लिए भी अपन पढ़ेंगे। मान लो ये T1 डिग्री सेल्सियस है, ये T2 डिग्री सेल्सियस है, ये हॉट एंड है, ये कोल्ड एंड है ना, और यहाँ पे हीट करंट अपन लिखेंगे। और फिर जो फार्मूला आएगा हीट करंट का, देखो हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर T1 माइनस लो टेम्परेचर डिवाइडेड बाय R। तो जैसे यहाँ पे V बाई R लिख रहे थे, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन R लिख रहे थे, ऐसे यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन R लिखोगे। तो बेसिकली होता क्या है, H की वैल्यू अपन ने पढ़े, इट इज KA अपॉन L इंटू T1 माइनस T2 पढ़े अपन ने। ये देखिए वाला फार्मूला स्टेडी स्टेट के लिए पढ़े कि नहीं, स्टेडी स्टेट में अपन ऐसा लिखते KA अपॉन L माइनस इंटू T1 माइनस T2, है ना। तो कंपेयर अगर मैं कर लूं तो R की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, यहाँ पे दिस R इज इक्वल्स टू L अपॉन KA। इसको बोलेंगे अपन थर्मल रेजिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड थर्मल रेजिस्टेंस। ये है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ये हो गया आपका थर्मल रेजिस्टेंस। जो काम यहाँ पे सिग्मा का है वही काम यहाँ पे K का है, K मतलब थर्मल कंडक्टिविटी का है, ठीक है। और अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, थर्मल रेजिस्टेंस की यूनिट की, तो R इज इक्वल्स टू थर्मल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू हीट करंट अपॉन टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये है जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड डिवाइडेड बाय डिग्री सेल्सियस, या फिर ये हो जाएगा आपका वाट पर डिग्री सेल्सियस। सो जो यूनिट आएगी इट इज वाट पर डिग्री सेल्सियस, जबकि यहाँ पे यूनिट क्या होती है आपकी ओम होती है, और यहाँ पे क्या है यूनिट वाट पर डिग्री सेल्सियस इसकी यूनिट है। तो कंपेयर कर सकते हो इलेक्ट्रिक करंट और हीट करंट, दोनों को आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। कंपेयर मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर भी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट रॉड आएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड आएगा, तो चीजें हमारे लिए आसान हो जाएंगी, है ना समझना, इसलिए मैंने कंपेयर करके बता दिया यहाँ पे। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए या नहीं, समझ गए या नहीं, जल्दी बताओ। हाँ थर्मल रेजिस्टेंस वाला कैसे बता?
थर्मल रेजिस्टेंस मतलब बेटा जैसे अपन ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े ना, करंट ओम्स ला पढ़े, I इक्वल्स टू V अपॉन R, मतलब V1 माइनस V2 बाई R, V1 हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। बिल्कुल वैसे ये भी हो गया हीट करंट के लिए, T1 माइनस T2 मतलब हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर डिवाइडेड बाय थर्मल रेजिस्टेंस। कंपेयर कर ले, एक्चुअल फार्मूला क्या है तुम्हारे पास हीट करंट का, Ka इंटू T1 माइनस T2 अपॉन L है ना स्टेडी स्टेट के लिए, ठीक है। हेलो, अरे समझ गया कि नहीं? हाँ, तो उससे हमने कंपेयर कर दिया डायरेक्ट। तो इलेक्ट्रिक करंट और हीट करंट दोनों को कंपेयर करके हम स्टडी कर सकते हैं ऐसे। समझ गए? हेलो, समझ गए या नहीं? अब एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं फटाक से, 1 मिनट का क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? ये फार्मूला हमेशा वैलिड है इनफाइनाइट स्मॉल लेंथ के लिए, ये लेकिन तब वैलिड है, ये वाला जो फार्मूला है ये तभी वैलिड है जब स्टेडी स्टेट है, नहीं तो ये तो हमेशा वैलिड होता है। स्टेडी और वेरिएबल दोनों के लिए वैलिड है, लेकिन ये सिर्फ स्टेडी के लिए वैलिड है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? Now this is पेज नंबर 6। अभी जैसे क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन ये है, सीधा सा क्वेश्चन है बिल्कुल। यहाँ पे कॉपर रॉड है, इसकी लेंथ है 1.5 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.04 मीटर, एंड थर्मल कंडक्टिविटी, सपोज ये कॉपर रॉड है, थर्मल कंडक्टिविटी इज 384 वाट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का टेम्परेचर मेंटेन हो गया है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और कौन सी स्टेट है ये? स्टेडी स्टेट है। स्टेडी स्टेट में मतलब जितनी हीट यहाँ से आ रही है दूसरे एंड से भी उतनी हीट बाहर निकल रही है। तो हीट करंट dq अपॉन dt, या फिर आप डेल्टा q अपॉन डेल्टा t लिख दो, ka अपॉन l इंटू क्या लिख दोगे यहाँ पे, T1 माइनस T2, है ना। वैल्यू पुट कर दो। थर्मल कंडक्टिविटी कितनी इसकी, 384 वाट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.04 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ, इट इज 1.5 मीटर, एंड 100 माइनस 20 डिग्री सेल्सियस। इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आपका निकल जाएगा कि कितना यहाँ पे हीट फ्लो हो रही है। डिग्री सेल्सियस से ये कैंसिल हो जाएगा, एंड द हीट करंट या जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है ये आ जाएगा आपका 384 इंटू 0.04 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 1.5, आंसर टाइम में जाएगा आपका वाट में जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन कर लो यहाँ पे, समझ गए? कैलकुलेशन समझ गए या नहीं? हेलो, ठीक है, हाँ सर। ओके।